Hello friends, welcome to channel. Guys, in this video we will discuss unit 10 mock test. Okay, so this is the last video, last lecture of this series, mock test series. ओके, सो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ आप इसका प्लेलिस्ट विजिट करिए। प्लेलिस्ट का नाम है 2021 मॉक टेस्ट रिवीजन। एक है क्विक प्लेलिस्ट, क्विक रिवीजन प्लेलिस्ट, दोनों से आप सर्च कर सकते हैं। दोनों में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10। ओके, वहाँ से आप इसको प्ले कर सकते हैं और सभी वीडियो देख सकते हैं। So now let's start. Before begin, this is all about me. This is the application, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। You can search CP यादव क्लासेस and you can get this application. इस प्रकार का आइकन आ रहा होगा, उसको आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। ओके, एक्चुअली मेरे नाम से दो एप्लीकेशन है, जो पुराना वाला है वो भी शो होता है, तो प्लीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको ये वाला जो है इंस्टॉल करना है। These are the courses. Okay, you can get 20% off on all the courses. Use CP20 code. So this is the first question. Which age group is defined as the juvenile delinquency? जुवेनाइल का मतलब होता है बच्चा, किशोर। डेलिक्वेंसी का मतलब होता है काइंड ऑफ जो अपने मार्ग से भटक जाता है, या सिंपल भाषा में बोले अपराध करने लगता है। एक होता है डेलिक्वेंट बिहेवियर, गलत बिहेवियर, ओके, दैट इज नॉट इन द राइट डायरेक्शन, उसे बोल सकते हैं अपराध। ओके, जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी मीन्स किशोर या बच्चे के द्वारा किया गया अपराध। सो किस उम्र के, किस एज ग्रुप के जो है बच्चे कहलाते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी? किस बिलो द एज 18, बिलो द अबव द 18, नॉट द अबव एंड ऑल द अबव। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सो राइट आंसर विल बी बी, 18। 18 साल से छोटे हुए बच्चे होते हैं। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब होता है व्हेन द किड इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटी और इलीगल बिहेवियर, उसे बोलेंगे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। 18 साल से छोटे बच्चे। ओके, ये दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टर्म जुवेनाइल हैज बीन डिफाइंड इन विच क्लॉज? आपको बताना है कि जो एक्ट है उसके किस क्लॉज में जुवेनाइल को डिफाइन किया गया है, बताइए। जो एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1986, तो इस एक्ट के किस क्लॉज में जुवेनाइल टर्म को डिफाइन किया गया है कि जुवेनाइल क्या होता है? सो विच आंसर इज करेक्ट गाइस? इसमें जितने भी क्वेश्चन है, आई थिंक नियर अबाउट 21 क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं इन द कमेंट बॉक्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुवेनाइल? बताइए, व्हाट द मीनिंग ऑफ जुवेनाइल? जुवेनाइल का मतलब होता है कि कोई भी वो बच्चा, फॉर एग्जाम्पल बॉय, जिसकी उम्र जो है उसने 16 साल अटेन कर ली हो, और गर्ल के लिए 18 ईयर, मतलब 16 साल से छोटा हो, 16 साल नहीं, लेस देन 16 ईयर, ओके, एंड लेस देन 18 ईयर। जिस बच्चे की उम्र 16 साल से कम है और जिस लड़की की उम्र 18 साल से कम है, ओके, उन्हें माना जाएगा जुवेनाइल या किशोर। बालक हो चाहे बालिका हो, दोनों के लिए अलग अलग एज है। ओके, बच्चे के लिए 16 साल से कम, और गर्ल्स के लिए, मतलब बॉयज़ के लिए 16 साल से कम और गर्ल्स के लिए 18 ईयर से कम। So this is mentioned in the clause H of section 2nd of 1986. First will be right answer. Here is the explanation, इसको आप पढ़ सकते हैं। गर्ल्स के लिए लेस देन 18 ईयर और बॉयज़ के लिए लेस देन 16 ईयर।
द कॉज ऑफ जेडी वुड बी, जेडी का मतलब जुवेनाइल डेलिक्वेंसी वुड बी, कॉज का मतलब था कारण, क्या होगा, फिजिकल डिसऑर्डर, थियोरेटिकल कॉज, या दोनों, या केवल बी। सो विच आंसर विल बी करेक्ट। देखिए थियोरेटिकल डिसऑर्डर तो होगा नहीं, राइट, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बच्चों में होता है ना, तो इट इज नॉट काइंड ऑफ थियोरेटिकल कॉज। सो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा है फिजिकल डिसऑर्डर। सो ये विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं सामाजिक विघटन। डिफाइन टू, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें, परिभाषित करना चाहें, तो किस प्रकार से करेंगे। द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इज कमिंग टू द एंड, जो पहले ज्वाइंट सिस्टम हुआ करता था, ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार, वो जो प्रणाली थी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। ओके, एंड वी आर मूविंग टू द टुवर्ड्स द न्यूक्लियर फैमिली। सो अ न्यू ट्रेंड हैज इवॉल्व वेयर इन द बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, जहाँ पर है ना हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम करते हैं, मदर फादर दोनों ही काम करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे हैं, चिल्ड्रन आर लेफ्ट नेग्लेक्टेड, एंड सच आइसोलेशन लीड टू द चिल्ड्रन इन्वॉल्वमेंट इन द रॉन्गफुल एक्टिविटी। जब बच्चे नेग्लेक्टेड फील करते हैं, या बोल सकते हैं अकेले हो जाते हैं, तो इस प्रकार के अकेलेपन में दे लीड टू द इन्वॉल्वमेंट इन द रॉन्गफुल एक्टिविटी, जो भी गलत एक्टिविटी है उनमें इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रग एडिक्शन, लाइक इस प्रकार की, और भी कुछ इलीगल वर्क, कुछ भी काम करने लगते हैं। तो वो बिकॉज ऑफ दी कि जो हमारा फैमिली सिस्टम है वो बदल रहा है, जॉइंट फैमिली से अब जो है न्यूक्लियर फैमिली जा रहे हैं, तो इससे पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, तो बच्चे जो है अकेले फील करते हैं, आइसोलेशन फील करते हैं। सो दे विल ट्राई टू सम काइंड ऑफ दे एंजॉय टू इन्वॉल्व इन सब कल्चर वेयर दे इन्वॉल्व इन द वेरियस रॉन्गफुल एक्टिविटी। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा दिया है, बिहेवियरल स्टडी वाज डन ऑन डेलिक्वेंट चिल्ड्रन बाय द साइकोलॉजिस्ट। ओके ठीक है, द मेजर रीजन एज टू वाई चिल्ड्रन आर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम आर बिकॉज ऑफ देयर बैड कंपनी। तो ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जो कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर रहा है। देखिए डिफाइन तो यही कर रहा है जो कि मैंने बता दिया कि बिकॉज ऑफ बैड कंपनी, बच्चे जो होते हैं उनका सब कल्चर होता है वो बदल जाता है। ओके, जहाँ पर उनकी जो डेलिक्वेंट बिहेवियर है, जो इलीगल वर्क है, उसको अप्रूवल मिलता है, तो जो है फिर वो लगातार इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट विल बी। ओके, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी बताती है कि पर्सन रेजिडेंशियल लोकेशन, किसी भी इंसान, किसी भी पर्सन, किसी व्यक्ति का जो स्थान है, आवासीय स्थान। देखिए रेजिडेंशियल लोकेशन का मतलब डायरेक्ट होम से नहीं है, उसके आसपास के नेबरहुड, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उसका सर्कल जो है, सब कल्चर होता है जो, जैसे फॉर एग्जांपल उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो किस प्रकार के हैं, उनकी कैसी आदतें हैं, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर इन सभी की गलत आदतें हैं और एक बच्चा और इसमें आ जाता है, तो उसको एक काइंड ऑफ अप्रूवल मिल जाएगा गलत काम करने के लिए, क्योंकि ये सभी के सभी वही काम, वही एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल थ्योरी सजेस्ट दैट द यूथ फ्रॉम द डिसएडवांटेज नेबरहुड पार्टिसिपेट इन द सब कल्चर विच अप्रूव द डेलिक्वेंसी, जो कि किसी अपराध को मंजूरी देता है। ये एक ऐसा सब कल्चर, फॉर एग्जाम्पल ये 10 लड़कों का ग्रुप है, दे आर ड्रग एडिक्टेड। ओके, तो अगर कोई नया बंदा इसमें ज्वाइन करेगा, नया लड़का ज्वाइन करेगा, अगर वो ड्रग लेना चाहता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ को रोकने वाला नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी ऑलरेडी इन्वॉल्व है उसमें। तो सो दे गेट द अप्रूवल, काइंड ऑफ अप्रूवल ऑफ डेलिक्वेंसी, एंड दीज यूथ देन एक्वायर क्रिमिनलिटी इन द सोशल एंड द कल्चरल सेटिंग। इसे बोलेंगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी थ्योरीज आर देयर इन द जुवेनाइल जस्टिस। कितनी प्रकार की थ्योरी जुवेनाइल जस्टिस में है, 1 3 8 4, 1 3 8 4। सो बेसिकली यहाँ पर 3 थ्योरी हैं, 3 कॉमन थ्योरी हैं जो कि इसके माध्यम से जुवेनाइल जस्टिस को ओके एक्सप्लेन किया जाता है। जुवेनाइल एक्शन को बोल सकते हैं जस्टिस को। पहला है आपका एनोमी थ्योरी, दूसरी थ्योरी है सब कल्चर थ्योरी जो मैंने अभी बताया। ओके, तीसरी थ्योरी है डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी।
लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आगे इसमें एक्सप्लेन किया है, उसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। 3 थ्योरी है। ओके, दीज आर द थ्योरी। इनको डिटेल में पढ़ना है तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, होगा तीनों का अलग। क्वेश्चन नंबर 6, अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ who commit a crime is not held morally or criminally responsible for the act। कि बताना है आपको किस उम्र का जो है, कम से कम किस उम्र का बच्चा होना चाहिए, तो अगर वो गलती से अपराध कर देता है, जैसे भी अपराध अगर उसने किया हुआ है, उसके द्वारा किया गया जो कृत्य है, तो उसके लिए नैतिक रूप से या आपराधिक रूप से उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ओके, दैट चाइल्ड इज नॉट क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट, इट इज मोरली एंड आल्सो क्रिमिनली, क्योंकि वो बहुत कम उसकी उम्र है और शायद उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। सो टिल विच 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर और 12 ईयर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। 7 साल तक, 7 साल की उम्र तक जो है बच्चे अगर कोई क्राइम कमिट कर देते हैं तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल criminally or even also morally, okay, for that act। Question number 7, the behavioral study done on delinquent children by the, आपको बताना है कि ऐसे बच्चे जो इस प्रकार के अपराध करते हैं, है ना, उनके बिहेवियर, उनके व्यवहार की जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, किसके द्वारा? नेग्लेक्टेड, आइसोलेटेड, साइकोलॉजिस्ट, सोशल। तो ये ऑफकोर्स ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्टडी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये क्या है, ये तो गलत ही है ऑप्शन दोनों। सोसाइटी के द्वारा, ये भी गलत हो जाएगा। साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं ना, वो बिहेवियर की स्टडी करते हैं, तो आपका सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म डेलिक्वेंसी हैज बीन डिफाइंड, जो टर्म है डेलिक्वेंसी किस क्लॉज में डिफाइन है, किस एक्ट के? क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 और क्लॉज क्यू ऑफ सेक्शन 4 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1832। यहाँ पर कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा आंसर होगा? वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। सो क्लॉज जो ई है वो इसका एक्सप्लेन करता है डेलिक्वेंट जुवेनाइल को, राइट। वो बच्चा जो कोई ऑफेंस कमिट करता है उसको बोलते हैं डेलिक्वेंट, डेलिक्वेंसी। आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, तो आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है, अभी ऑप्शन को आप हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट जुवेनाइल कोड लॉ इन द यूएसए वाज इनेक्टेड इन विच स्टेट? आपको बताना है किस स्टेट में जो है पहला जुवेनाइल कोड लॉ वाज एस्टेब्लिश, सॉरी लॉ है तो इनेक्टेड, कहाँ पर जो है इस लॉ को लाया गया था? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनको पढ़ना है, इसका आंसर देना है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर, इलिनॉइस। यहाँ पर इस एक्ट को लाया गया था और तो फर्स्ट जुवेनाइल जस्ट कोर्ट लॉ इन द यूएसए वाज इनेक्टेड इन दिस स्टेट। 2 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द पनिशमेंट विच कैन बी गिवन टू द जुवेनाइल ऑफेंडर्स इज, कितने ईयर है ये बताना है आपको कि जो किशोर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, अगर उनके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उनको कितने साल तक की अधिकतम कार्यकाल जो है बेसिकली पनिशमेंट हो सकता है उनको। एंड दिस पनिशमेंट इज वैलिड फॉर द हीनियस क्राइम, वो जो पनिशमेंट है हीनियस क्राइम के लिए भी जो वैलिड है, फॉर एग्जाम्पल रेप, राइट, कितने साल की सजा जो है हो सकती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2015 का, उसमें मेंशन है 7 ईयर, मैक्सिमम मिनिमम सेंटेंस टिल द 7 ईयर्स। डी विल बी राइट आंसर। ओके, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया, पढ़ सकते हैं, वही एक्ट के बारे में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस मीन, करेक्शनल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? जो
सुधार केंद्र होते हैं, उन्हीं को इंग्लिश में करेक्शन एजुकेशन बोला जाता है. सो दिस मीन्स एन अडल्ट करेक्शनल सेंटर, जुवेनाइल करेक्शन सेंटर, या रिमांड सेंटर, या फिर जुवेनाइल रिमांड सेंटर. कौन सा आंसर करेक्ट होगा? देखिए जुवेनाइल रिमांड सेंटर तो कोई होता भी नहीं है, अब इनमें देख सकते हैं. बी विल राइट आंसर, किशोर सुधार केंद्र. क्वेश्चन नंबर 12. Under the Juvenile Justice Act 2015, a child below the age of 18 years is defined as immature, young, adolescent, juvenile. इस एक्ट के अंतर्गत जिन बच्चों की उम्र 18 साल से कम है उनको परिभाषित किया गया है कैसे? एज ए इमेच्योर, एज ए यंग, एज ए एडोलेसेंट, एज ए जुवेनाइल. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जुवेनाइल विल बी राइट आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ज़्यादा जुकाम, सॉरी. क्वेश्चन नंबर 13. डॉरी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961. इस एक्ट के अंतर्गत जो है डॉरी को डिफाइन किया गया है किस सेक्शन में? इसके कुछ सेक्शन होंगे, तो किस सेक्शन में डॉरी को डिफाइन किया गया? सेक्शन 3, 5, 2 एंड 4. सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन सेकंड में डॉरी को डिफाइन किया गया. डॉरी का मतलब क्या होता है, इसको देख लेते हैं आगे. डॉरी डिफाइन, डॉरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्री टू गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. दहेज का अर्थ होता है कि किसी भी संपत्ति या कोई मूल्यवान चीज है, कोई सुरक्षा के लिए देना, प्रत्यक्ष रूप से देना या फिर अप्रत्यक्ष रूप से देना. ओके, या देने के लिए एग्री करना कि हम बाद में दे देंगे, तो उसे बोलते हैं डॉरी. एंड इसके जो दो क्लॉज है, फर्स्ट है वाई वन पार्टी, किसी एक पार्टी के द्वारा, ठीक है. एंड टू द मैरिज टू द अनदर पार्टी, किसी एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को देना. दो ही पार्टी इन्वॉल्व होती है ना, एक लड़के की तरफ से, एक गर्ल्स की तरफ से. तो किसी भी पार्टी का दूसरी पार्टी को देना वो डॉरी के अंदर आएगा. और बाय द पेरेंट ऑफ आइदर पार्टी, या किसी भी पार्टी के जो पेरेंट्स हैं वो मैरिज के लिए देते हैं टू द मैरिज, और बाय एनी अदर पर्सन, और किसी के द्वारा दिया जा रहा है टू अदर पार्टी, या किसी भी पार्टी को. एंड मैरिज और टू एनी अदर पर्सन, या किसी पर्सन को दिया जा रहा है. बेसिकली ये है कि पैसा का जो लेन देन है शादी को लेकर के, वो सब दहेज कहलाएगा. सिंपल भाषा में यही है. ओके, शादी के पर्पज़ के लिए लेन देन जो हो रहा है, पैसा का हो, प्रॉपर्टी का हो, कोई सिक्योरिटी कुछ भी हो, किसी को भी देना हो, दोनों पार्टी हो, दैट इज कंसिडर अंडर द डोरी. सिंपल भाषा में यही समझिए बस. सेक्शन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 14. यहाँ पर आपको पेयर करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ. यहाँ पर कुछ डिफरेंट कॉन्फ्रेंस दी गई है जो कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए जो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई है. एंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पहली कॉन्फ्रेंस, सेकंड कॉन्फ्रेंस, तीसरी कॉन्फ्रेंस. किस प्लेस पर? ये तीनों जगह जो है जापान में है. ओके, सेंडाई, योकोहामा और कोबे. तो आपको सही पेयर करना है. विच आंसर इज करेक्ट? देखिए, पहले जो हुई थी योकोहामा में हुई थी, सेकंड जो हुई थी वो आपकी कोबे में, तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे, ये आपकी हुई थी सेंडाई फ्रेमवर्क. सो आपका क्या हो गया? सेकंड, थर्ड, वन. बी विल बी राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. इसको आपको पेयर करना है. यहाँ पर डिजास्टर दिए गए हैं, अलग अलग टाइप के डिजास्टर होते हैं, राइट. ड्रॉट, न्यूक्लियर, एयर एक्सीडेंट, या एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स, कुछ भी हो सकता है. डिफरेंट काइंड ऑफ डिजास्टर होते हैं. नोडल एजेंसी कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि इनको डील करती है? जैसे कि डॉट है, न्यूक्लियर डिजास्टर, एयर एक्सीडेंट होना, या फिर एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स, इस प्रकार की जो हेल्थ रिलेटेड जो डिजास्टर है वो आना. डॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना. कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा? देखिए, सूखा पड़ता है तो ये जमीन से रिलेटेड है ना, लैंड से रिलेटेड, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आएगा. तो ये पेयर विद द फर्स्ट. न्यूक्लियर डिजास्टर आएगा आपका किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. और एयर एक्सीडेंट आएगा एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर, सिविल एविएशन. और एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स या कोई भी हेल्थ रिलेटेड डिजास्टर है वो आएगी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर.
क्रिम में लगा हुआ है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसको अब आपको पेयर करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। ओके, यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट दिए गए हैं। ओके, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी एंड गाइडलाइंस फॉर द ऑल डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क इन कंट्री के अंदर जितने भी प्रोग्राम पॉलिसी बनाई जाती हैं, गाइडलाइंस बनाई जाती हैं डिजास्टर को रोकने के लिए, ऑल डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क के लिए, तो कौन सी एजेंसी है? ओके, एंड कौन सी अथॉरिटी है? एंड लेइंग डाउन गाइडलाइंस फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, या राज्य सरकार या राज्य लेवल पर जो गाइडलाइंस जो है फॉलो करना होता है, तो किस अथॉरिटी के अंतर्गत आता है? एंड डायरेक्टिव्स फॉर द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल अथॉरिटी, या बोल सकते हैं तीसरा जो लेवल होता है लोकल अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ओके, तो वो किस अथॉरिटी के अंदर आएगा? और एग्जीक्यूटिव ऑफ द टेस्ट इन्वेस्टेड बाय द अथॉरिटी, तो ये किसके अंदर आएगा, आपको ये बताना है। ये आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये आपका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो आपका जो फॉर्मुलेशन होगा पॉलिसी का, वो आएगा पहले फर्स्ट पे आएगा, क्योंकि बात कर रहे हैं कंट्री की, नेशनल लेवल पर। ओके, तो ए पेयर विद द फर्स्ट। उसके बाद बात कर रहे हैं स्टेट की, तो बी होगा आपका पेयर हो जाएगा एस टी एम ए से। इसका मतलब होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फर्स्ट थर्ड ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए ना। ओके, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं, इस प्रकार कर लेते हैं, तो ये आपके 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिव्स ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल अथॉरिटी, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो पहला आंसर आपका करेक्ट, सेकंड विल बी राइट आंसर, बी विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी आपको पेयर करना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन दिए गए हैं, कुछ कानून है, विधान है इनकी, यहाँ पर ईयर दी गई है कि कब इनको इनेक्ट किया है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैविक विविधता अधिनियम, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको बोल सकते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम। इनको किस ईयर में इनेक्ट किया गया है, कौन सा इसमें से पेयर करेक्ट है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये आपका आया था 1980 में। सिंपल है, ये आपको पता होगा। तो आपका फर्स्ट विल पेयर विद द, अच्छा ये इस तरफ लिख दिया ना, कैसा हो गया? इस प्रकार से ऐसा यहाँ से देख लीजिए आप, इसको देख लीजिए, जल्दी समझ में आ जाएगा। राइट, एक्चुअली ये लिस्ट फर्स्ट ये है, लिस्ट सेकंड है, इस प्रकार से मिस्टेक हो गया, बट आप इसको कंसीडर करिए। इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था बताइए? ये आया था आपका 1972 में, पहला होगा फोर्थ के साथ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था कब? 1986 में या 2002 में, कब आया था? आई थिंक 2002 में आया था। ओके, सो आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद सी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये आया था आपका 1986 में, एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया। तो क्या हो जाएगा सही क्रम? 4 3 2 1, तो फर्स्ट विल बी राइट आंसर। ओके, इसके साथ पेयर करिए, ये आपका पहला हो जाएगा, ये दूसरा टेबल है, इन दोनों को पेयर करिए, जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोड ABCD दिया हुआ है, 1 2 3 नहीं दिया है। ओके, तो आपको ऐसे ऐसे ही पेयर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, आपको बताना है कि पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण क्या है, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट हमारा है, पर्यावरण जो है डिग्रेड हो रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉवर्टी गरीबी की वजह से, या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, या फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से, वनों की कटाई हो रही है, इस वजह से। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? 1 3 4 1 2 4 1 2 3, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये तीनों तो डायरेक्टली है, ये इनडायरेक्टली है, तो चारों आपके करेक्ट हो जाएंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सबला स्कीम, आपको बताना है कि जो सबला स्कीम है
किससे रिलेटेड है? चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, ओल्ड एज पीपल, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको लेकर के है, या फिर किशोरावस्था या एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए, या सभी के लिए? क्या हो जाएगा? देखिए, सबला स्कीम को इसका दूसरा नाम भी है RGSEAG, राजीव गांधी स्कीम फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल। ओके, तो आपका बी विल बी राइट आंसर। इसको इनिशिएट किया गया था 1 अप्रैल 2011 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, अंडर किशोरी शक्ति योजना विच एज ग्रुप इज कैटर्ड, मतलब ये बोला जा रहा है कि इस योजना के अंदर जो है किस ग्रुप को लिया गया है कि उस ग्रुप के जो है लोगों को इस योजना का बेनिफिट मिलेगा, दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम अंडर फिर एज 12 to 18, 10 to 18, 11 to 18 और 11 to 19। सो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ये जो स्कीम चलाई गई थी 11 साल से लेकर 18 साल के तक के जो गर्ल्स हैं उनके लिए, ताकि उनका एक सामूहिक विकास हो पाए। इनके जैसे फॉर एग्जांपल नॉलेज बढ़ाना है ना, सोसाइटी का एक्सपोजर देना, इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, हाइजीन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, राइट, साथ ही साथ उनको आत्मनिर्भर बनाना, तो उसको बोलते हैं सामूहिक सार्वभौमिक विकास। सो द राइट दैट इज 11 to 18, सी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं अपनी अपनी भाषा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज फॉर यू गाइज। आपको बताना है कि विच एक्ट परमिट टू ट्रीट जुवेनाइल्स बिटवीन एज ऑफ 16 to 18 एज अडल्ट। आपको बताना है कि किस एक्ट में ये बोला गया है कि जो 16 साल से 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको बच्चे नहीं समझना है, उनको एज ए अडल्ट कंसिडर करना है। ओके, सो विच एक्ट इज दिस? सो ये आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो गए हैं। बताना है आपको आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं एंड व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 21। ओके गाइज, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, एंड सो यहाँ पर आपके सभी के सभी मॉक टेस्ट वीडियो जो है यूनिट वाइज कंप्लीट होते हैं फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10। लगभग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 250 से लेकर 300 क्वेश्चन, near about 250 to 300 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस इन दीज मॉक टेस्ट वीडियो। तो सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन को क्या सही आंसर है उसका, क्या आपने मिस्टेक किया हुआ है। ओके, उसको आपको लिख लेना है और आपको उसको एवेल्युएट करके दोबारा उसको प्रैक्टिस करना है। ओके, यही सही तरीका होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, कि जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अगर दोबारा आ जाएगा तो आप दोबारा गलत कर देंगे। सो मेक श्योर कि वो क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो, उसको लगातार आपको एवेल्युएट करके लिख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत था, उसको बार बार रिवाइज करना है उस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, कि जिस कंसेप्ट से जो है क्वेश्चन आया हुआ है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, इस प्रकार से आपको रिवाइज करना है। अभी भी काफ़ी दिन है, बोल सकते हैं 10 to 12 डेज, सो प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे। और इफ़ यू वांट टू जॉइन द टेस्ट सीरीज तो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पर सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ओके, एंड आल्सो यू कैन take the CP20 code for 20% off on all the courses. Okay guys, so this is all about this video. Thank you so much. Please do like, share and subscribe.